दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज को लेकर आया हूँ। इसको देखकर आपको रोमांच, सस्पेंस, थ्रिल, कॉमेडी सब फील हो जाएगा। इस सीरीज का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसकी IMDb रेटिंग है 8, जिसे करीब 2 लाख लोगों ने रेट किया है। साथ ही रोटेन टोमेटोज पर इसे 75% की फ्रेश रेटिंग मिली है, यानी इसकी कहानी बहुत ही यूनिक होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एपिसोड 1, रिफाइंड अग्रेशन। तो सीरीज के पहले एपिसोड की शुरुआत एक मिलिट्री चेक पॉइंट से होती है। यहाँ कुछ सोल्जर्स हर आने जाने वाले को सख्ती से चेक कर रहे होते हैं। यहाँ इनका इंचार्ज होता है एडवर्ड, जो एक डिसिप्लिन्ड आर्मी ऑफिसर है। लेकिन तभी वहाँ उसका फैमिली लॉयर अहमद आता है और वो एडवर्ड को बताता है कि आपके पिताजी की हालत बहुत ही नाजुक है। नवाब साहब के पास शायद ज्यादा समय नहीं बचा है, आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। फिर एडवर्ड तुरंत अपना चार्ज साथी को सौंप देता है और अहमद के साथ निकल पड़ता है। एडवर्ड जब अपने राजमहल पहुंचता है तो सबसे पहले उसका बड़ा भाई फ्रेडी उसे गले लगाकर स्वागत करता है। दोनों भाई आज कई दिनों के बाद मिले हैं, इसलिए खुशी का माहौल था। अब फ्रेडी कहता है कि शायद ऊपर से बुलावा आ गया है। फिर एडवर्ड ऊपर अपने पिता के रूम में जाता है। वहाँ पहले वो अपनी बहन शार्लेट से मिलता है, फिर माँ सबरीना से और आखिर में बेड पर बीमार पड़े नवाब साहब से। नवाब साहब उसे डांटते हुए कहते हैं, अपने बीमार बाप को छोड़कर आर्मी में जाना बहादुरी नहीं, मेरी विरासत को बांटा नहीं जा सकता, इसलिए इसका ध्यान रखना और अपने भाई का भी। और इतना कहते ही कुछ ही पलों बाद नवाब साहब इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। अब फ्यूनरल के दौरान एडवर्ड नोटिस करता है कि थोड़ी दूर पर एक अननोन लेडी खड़ी है। आगे जैसे ही फ्यूनरल खत्म होता है तो उसकी बहन शार्लेट एडवर्ड से कहती है कि अगर ये विरासत हमारे बड़े भाई फ्रेडी को मिली तो क्रिसमस आने से पहले ही वो सब उड़ा देगा, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर उसे रास्ते से हटा दें। तो एडवर्ड कहता है आइडिया अच्छा है। तभी उनका लॉयर आता है, जो नवाब साहब की वसीयत पढ़ने आया होता है। अब वसीयत में लिखा होता है, मैं मेरे वफादार साथी जेफरी को जीवन भर फार्म हाउस के कॉटेज में रहने की परमिशन देता हूँ, क्योंकि उसने हमेशा यहाँ रहकर मेरा ध्यान रखा। साथ ही मेरी वाइफ सबरीना को कंफर्टेबल जीवन के लिए सालाना खर्चा दिया जाए, जो कि होने वाला नया नवाब तय करेगा। इसके बाद मेरी बेटी शार्लेट को मेरा याट दिया जाए, ताकि वो 6 महीने दुनिया घूम सके और उसे हर हफ्ते 1000 पाउंड्स पॉकेट मनी भी दी जाए, जब तक वो शादी ना कर ले। और फिर बाकी सारी प्रॉपर्टीज, मेरा औहदा, महल, जमीनें, एक्सटेंसिव वाइन सेलर, आर्ट कलेक्शन, योगर्ट फार्म, डेयरी और आसपास के विलेजेस और साउथ फ्रांस की प्रॉपर्टीज, सबका वारिस होगा मेरा छोटा बेटा एडवर्ड। अब एडवर्ड का नाम सुनकर सब शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था। तभी फ्रेडी भड़क जाता है कि ये गलती हो गई होगी या फिर ये कोई जोक है। ये सब तो मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैं एल्डर सन हूँ और यही लॉ है। इवन बाइबल भी यही कहती है। लेकिन लॉयर दोहराता है, विल में साफ लिखा है एडवर्ड ही नेक्स्ट नवाब होगा। फिर फ्रेडी गुस्से में कहता है, अपनी गर्दन मत हिलाओ, निकल जाओ यहाँ से। अब वहाँ जाकर वो हंगामा करता है और वापस आकर चिल्लाता है, इस विल को जला दो, मैं ऊपर वाले से शिकायत करूंगा। आगे गुस्सा शांत होने पर एडवर्ड फ्रेडी के पास जाता है। फ्रेडी कहता है, तुमने बड़े भाई की पीठ में छुरा घोंपा है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे। फिर अपनी वाइफ को बाहर भेजकर वो उसे अकेले में बताता है, अब मैं अपना कर्जा कैसे चुकाऊंगा। एडवर्ड पूछता है, कैसा कर्जा? तो फ्रेडी बताता है कि उसका ओल्ड क्लासमेट, जिसे सब चुम्पू कहते थे, वही लंबे बाल और छोटी हाइट वाला। दरअसल उसने एक प्रॉपर्टी डील में पैसा लगवाया और फ्रेडी ने भी उसमें 1 मिलियन इन्वेस्ट कर दिया, जो 1.5 मिलियन हो गया। लेकिन फिर मालदीव्स के एक प्रोजेक्ट में फ्रेडी के 4 मिलियन लगे, पर मिनिस्टर की वजह से वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया और सारा पैसा डूब गया। अब एडवर्ड पूछता है, तो तुम्हारे पास उस वक्त 4 मिलियन कहाँ से आए? तो फ्रेडी कहता है, टॉमी डिक्सन से लिए, जो कि माफिया गैंगस्टर है, और अब उसी के 8 मिलियन चुकाने हैं। 4 मिलियन प्रिंसिपल और 4 मिलियन इंटरेस्ट, जबकि उसने उस वक्त मुझे कोई भी रूल्स नहीं बताए थे। वो कहता है कि उनके रूल्स रोज बदलते हैं। साथ ही उन्होंने धमकी दी है कि हफ्ते भर में कर्जा नहीं चुकाया तो मुझे जान से मार देंगे। ये सुनकर एडवर्ड कहता है, मैं तुम्हें 8 मिलियन नहीं दे सकता। तभी फ्रेडी उसे चाइल्डहुड की याद दिलाता है कि जब एडवर्ड 3 साल का था तो उसने उसको तालाब में डूबने से बचाया था। लेकिन एडवर्ड कहता है, वो दिन तो मुझे याद नहीं, लेकिन हर बार तुम्हारी ये कहानी सुनकर जो काम किए वो याद है, इसलिए बात को समझो। हम बस नाम के नवाब हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस लॉस में है, इसलिए थोड़ा टाइम दो, मैं कुछ अरेंज करता हूँ। अब एडवर्ड ऑफिस जाकर सेफ चेक करता है तो उसमें सिर्फ 3 मिलियंस होते हैं। इसके बाद वो लॉयर को बुलाकर कहता है कि मुझे 6 मिलियन चाहिए। तो लॉयर कहता है, आपको अपने पिता से प्रॉपर्टी तो मिली है, पर अगर आप चाहें तो गैंसबरह की पेंटिंग बेच सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ महीने तो लग जाएंगे। फिर वो बताता है कि लंदन का एक लॉयर कई दिनों से कांटेक्ट कर रहा है
उनका क्लाइंट इस महल को मार्केट वैल्यू से ज्यादा प्राइस पर खरीदना चाहता है। तो एडवर्ड फौरन कहता है, मैं उसका ऑफर सुनना चाहता हूँ। तभी सूजी ग्लास मिलने आती है, वही लेडी जो फ्यूनरल में अलग खड़ी थी। वो कहती है कि मैं आपके पिता के साथ बिजनेस करती थी, चलिए मेरे साथ। इस तरह वो एडवर्ड को उनके ही फार्म पर लेकर जाती है और बताती है कि आपके पिता इस काम से सालाना 5 मिलियन कमाते थे। ये सुनकर एडवर्ड शॉक में आ जाता है, जिसके बाद वो उसे बेसमेंट में ले जाकर दिखाती है, जहाँ नशे के माल की खेती हो रही थी। ये देखकर एडवर्ड हैरान हो जाता है। तो सूजी कहती है कि आपके पिता ने सिक्योरिटी के साथ हमें ये जगह दी थी ताकि हम सेफली इसे ऑपरेट कर सकें। इसके बाद वो उसे अपने प्रोडक्ट सुपरवाइजर जिमी से मिलवाती है। जिमी इस नए नवाब से मिलकर खुश होता है। अब एडवर्ड सूजी से कहता है, आप लोग पिताजी को 5 मिलियन देते थे, यानी आप तो इससे ज्यादा कमाते होंगे। जिस पर सूजी बताती है कि असल में हमारा एग्रीमेंट था, जिसमें लिखा था कि वो हमें बिना इंटरफेरेंस के फार्म यूज करने देंगे और इसके बदले में हम उन्हें 5 मिलियन सालाना देंगे। खैर, अब बाहर आकर एडवर्ड उससे कहता है कि मैं डील में कुछ चेंजेस चाहता हूँ क्योंकि अब मैं ओनर हूँ। इसके बाद एडवर्ड अपने पुराने लॉयल सर्वेंट जेफ के पास जाता है, जो बचपन में उसके साथ था। अब एडवर्ड उससे पूछता है कि तुम्हें पता है यहाँ क्या चल रहा है? तो जेफ कहता है कि हाँ, लेकिन मैं सिर्फ निगरानी करता हूँ, इंटरफेयर नहीं। अब एडवर्ड कहता है कि ये काम मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। तो इस पर जेफ उसे वार्न करता है कि इनके काम में हम कोई दिक्कत नहीं डाल सकते, वरना हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये लोग बिजनेस के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके बाद रात को एडवर्ड लॉयर को फोन करता है कि अब मुझे ये महल नहीं बेचना। फिर अगले दिन वो सूजी को कॉल करके कहता है कि मुझे अर्जेंटली 8 मिलियन चाहिए, क्योंकि मेरे भाई ने टॉमी डिक्सन से कर्ज लिया है। तभी सूजी का भाई जैकी कहता है कि मैं उसे जानता हूँ। अब सूजी कहती है कि मैं 4 मिलियन तक मैनेज कर लूंगी, लेकिन बाकी के 4 मिलियन का जुगाड़ तुम्हें ही कहीं से करना होगा। फिर जैक अपनी बहन सूजी को वार्न करता है कि टॉमी डिक्सन के लोग बहुत ही डेंजरस हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तभी एडवर्ड से मिलने स्टीवंस आता है। वो कहता है कि मैं उनका असिस्टेंट हूँ जिन्हें आपका महल खरीदने में इंटरेस्ट है। आपने ऑफर सुनने से पहले ही माइंड बदल लिया, लेकिन मेरा क्लाइंट आपसे फेस टू फेस मिलना चाहता है। अब एडवर्ड पहले तो मना करता है, लेकिन स्टीवंस बताता है कि मेरा क्लाइंट जानता है कि आपका टाइम प्रीशियस है, इसलिए उसने सिर्फ मीटिंग के लिए आपको 2.5 लाख पाउंड भेजे हैं, जो वो कभी भी वापस नहीं लेंगे। तो ये देखकर अब एडवर्ड टेम्पटेड होकर उनके साथ चला जाता है। दूसरी तरफ सूजी फ्रेडी के लेनदार यानी उस माफिया टॉमी डिक्सन से मिलने जाती है। वो उससे कहती है कि मैं बॉबी ग्लास की बेटी हूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि इस शहर के सारे गुंडे बॉबी ग्लास को रिस्पेक्ट की नजरों से देखते थे, इसलिए वो सूजी को अपने ऑफिस ले जाता है और पूछता है कि उस बिगड़ेल नवाब से तुम्हारा क्या लेना देना है। तो सूजी कहती है कि उसके कारण हमारे बिजनेस पर असर हो रहा है। ये सुनकर टॉमी कहता है 8 मिलियन पाउंड्स बहुत बड़ी अमाउंट है, मैं उसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकता। तो सूजी प्रपोज करती है कि मैं प्रिंसिपल वापस कर दूं, बाकी तुम अपना इंटरेस्ट भूल जाओ या फिर कोई और तरीका सोच लो इस कर्ज को चुकाने का। अब टॉमी ये सुनकर मान जाता है, लेकिन एक कंडीशन रखता है कि उस बिगड़ैल को मुझसे पर्सनली माफी मांगनी होगी, जहां मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। उधर एडवर्ड स्टीवंस के साथ स्टैनली जॉनस्टन से मिलता है, यानी वो क्लाइंट जो उसका महल खरीदना चाहता था। अब स्टैनली कहता है कि मैं 500 साल पुराना आपका एंसेस्ट्रल महल खरीदना चाहता हूँ और उसके लिए मैं आपको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। लेकिन एडवर्ड उसका ऑफर रिजेक्ट कर देता है। फिर स्टैनली उसे 2002 की एक रेयर वाइन सर्व करता है, जिसे पहचानते हुए एडवर्ड बताता है कि पिताजी के वाइन कलेक्शन में इससे बेहतरीन वाइन्स हैं, जिसके दुनिया में सिर्फ 6 केसेस हैं, 2 किसी दूसरे नवाब के पास और 4 हमारे पास। अब ये सुनकर स्टैनली इम्प्रेस हो जाता है और उसके पिता के वाइन्स के कलेक्शन को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह एडवर्ड आखिरकार उसे 3 मिलियन पाउंड्स में अपना डैड्स कलेक्शन बेच देता है। फिर वो सूजी को बताता है कि अब शायद फ्रेडी का कर्ज उतर जाए। तो सूजी कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन टॉमी ने एक वियर्ड कंडीशन रखी है, जिसे अगर मान लें तो 8 मिलियंस की जगह सिर्फ 4 मिलियंस ही देने होंगे। लेकिन बात पूरी होने से पहले जैसे ही एडवर्ड वापस अपनी सेफ खोलता है तो देखता है कि सारा कैश गायब था। इसके बाद वो फौरन फ्रेडी को फोन करता है। तो फ्रेडी कहता है मैंने एक फाइट पर बेट लगाई है, इसलिए अगर जीत गया तो पैसा डबल हो जाएगा। ये सुनकर एडवर्ड कहता है कि जिसने वो बेट लगवाई है उससे कहो कि पैसे वापस कर दे, हम ये बेट नहीं लगाएंगे। पर फ्रेडी इतने में फोन काट देता है। अब सूजी को पता था कि वो फाइट कहाँ हो रही है, इसलिए वो एडवर्ड को वहाँ ले जाती है। इसके बाद वो अपने भाई जैकी को बेट के पैसे देकर एंट्री टिकट्स लेने को कहती है। फिर वो लोग अंदर जाकर बैठते हैं, जहाँ एडवर्ड फौरन फ्रेडी की टेबल पर जाता है। अब फ्रेडी के साथ उसका बचपन का दोस्त पीट स्पेंसर होता है। अब एडवर्ड उससे पैसे वापस मांगता है तो पीट कहता है बेट तो लग चुकी है, लेकिन एडवर्ड उसे वार्न करता है कि उन पैसों का कोई और इंतजार कर रहा है जिसे ना सुनने की आदत नहीं है। पर पीट इस पर भी मना करता है।
जिसके बाद एडवर्ड गुस्से में खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी बात बिगड़ते देख वहाँ के बाउंसर्स आकर एडवर्ड को बाहर जाने को कहते हैं, जिस पर सूजी कहती है कि कोई फायदा नहीं, फिलहाल तुम ड्रिंक एंजॉय करो और ये काम मुझे सौंप दो। तभी जैकी आकर दोनों को बताता है कि पीट कभी बेट नहीं लगाता और फ्रेडी के साथ स्कैम हुआ है। ये सुनकर ड्रिंक्स लगाने के बाद एडवर्ड फिर जाता है, लेकिन वापस पीट का बॉडीगार्ड उसे धमकी देता है कि चले जाओ, यहाँ का माहौल खराब मत करो वरना अच्छा नहीं होगा। इतने में फ्रेडी का बेट वाला प्लेयर हार जाता है, यानी फ्रेडी 2 मिलियन लूज कर देता है। अब ये देखकर सूजी एडवर्ड से कहती है कि मामला ठंडा होने दो, फिर मैं इसे हैंडल करूंगी। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वो दोनों पीट के हाउस के बाहर कार में वेट कर रहे होते हैं। तभी सूजी एडवर्ड को कुछ लिरिक्स देती है और कहती है कि तुम्हारे भाई फ्रेडी को चिकन कॉस्ट्यूम पहनकर माफिया के सामने ये गाना होगा अपॉलॉजी के तौर पर। इसके बाद सूजी का बॉडीगार्ड सिग्नल देता है और वो दोनों बाहर निकलते हैं। इतने में बॉडीगार्ड नोटों का बैग लेकर आता है तो सूजी उससे कहती है कि इसे कार में रख दो। फिर हम देखते हैं कि दूसरा गार्ड अंदर से पीट को घसीटकर बाहर लाता है। अब पीट घबराकर कहता है, मैंने पैसे लौटा दिए हैं, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो सूजी एडवर्ड से कहती है कि माफ कर दो बेचारे को। ये देखकर एडवर्ड समझ जाता है कि सूजी की बहुत चलती है, ये सिर्फ बातों की खिलाड़ी नहीं है। फिर जाते वक्त एडवर्ड उससे पूछता है कि तुमने तो कहा था सिर्फ बात करोगी, फिर इसका ये हाल क्यों कर दिया? तो सूजी हंसकर कहती है, मैंने बात ही तो की थी, बस इसके अंदर का जानवर ज्यादा भड़क रहा था तो उसे हमने काबू कर लिया। खैर, अब घर लौटकर एडवर्ड फ्रेडी को बताता है कि वो माफिया 8 मिलियंस की जगह 4 मिलियंस में मान गया है, लेकिन एक कंडीशन है कि तुम्हें चिकन कॉस्ट्यूम पहनकर माफिया के सामने खुद को गालियां देकर उससे माफी मांगनी होगी, जिसकी वो वीडियो बनाएगा। अब फ्रेडी इसे रिफ्यूज करता है, लेकिन एडवर्ड उससे सख्ती से कहता है कि नहीं, तुम्हें ये करना होगा और सिर्फ यही नहीं बल्कि आज से मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। अब ये सुनकर फ्रेडी अंदर से टूट जाता है। अब कुछ देर के बाद टॉमी वहाँ आता है, जिसके साथ में अकाउंटेंट होता है जो एडवर्ड के लिए 4 मिलियन को गिनने आया था। इसके बाद सूजी उन्हें अंदर लेकर जाती है, जहाँ टॉमी अपने अकाउंटेंट को पैसे गिनने को कहता है। इसके बाद फ्रेडी कहता है कि टॉमी, तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगा, लेकिन वीडियो जरूरी है क्या? तो टॉमी कहता है, इसके लिए ही तो चार छोड़ रहा हूँ, तुम्हें वो सब करना ही होगा। अब फ्रेडी खुद चिकन कॉस्ट्यूम पहनता है और रेडी होकर बाहर आता है। फिर टॉमी कहता है कि इन पैसों में आधा मेरे भाई का हिस्सा था, इसलिए ऐसा परफॉर्म करो जिससे वीडियो देखने में उसे भी मजा आए। ये सुनकर फ्रेडी परफॉर्म करने लगता है, लेकिन इतने पर भी टॉमी उसे जलील करता है कि ये क्या, 3rd क्लास चिकन की तरह डांस कर रहे हो, आखिर तुम एक रॉयल नवाबी चिकन हो तो अंदर से चिकन जैसा फील करो। ये सुनकर एडवर्ड और सूजी को भी बुरा लगता है, क्योंकि फ्रेडी अपना पूरा एफर्ट लगा रहा था। तभी टॉमी अपनी हदें पार करता है और कहता है कि नीचे दाने पड़े हैं, चलो इन्हें खाओ। तभी एडवर्ड गुस्से में कहता है कि बहुत हुआ टॉमी, लेकिन टॉमी चेतावनी देता है कि तुम बीच में मत आओ, इसको पूरा चिकन बनना होगा वरना कर्ज माफ नहीं होगा। पर इतने में फ्रेडी बहाना बनाता है कि मुझे टॉयलेट जाना है। अब अंदर जाकर वो अपना माल फूंकता है और उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देता है। अब काउंटिंग पूरी होने के बाद वो अंदर जाकर अपनी गन उठाता है और सीधा टॉमी का भेजा उड़ा देता है। अब ये देखकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं। तभी फ्रेडी अपनी गन लेकर नशे में भागता है और चिल्लाता हुआ गाना गाने लगता है, जिसके साथ ही ये पहला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड नंबर 2, टैकल टॉमी वू वू। अब दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही टॉमी के अकाउंटेंट की काउंटिंग खत्म होती है तो वो चिल्लाता है पूरे 4 मिलियन है, लेकिन पीछे मुड़कर जब वो टॉमी की लाश को देखता है तो खतरा भांपकर घबराता है और कहता है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, ये वैसे भी इसी के लायक था। अब ऐसा कहकर वो तुरंत भागने लगता है। फिर बाहर फ्रेडी उसे भागते हुए देख लेता है, जिसके बाद फ्रेडी अपनी गन में 2 बुलेट्स भरता है, यानी अब ये अकाउंटेंट भी इसका टारगेट है। इसके बाद जेथ यानी वो अकाउंटेंट जंगल के अंदर भाग जाता है, जबकि एडवर्ड उसके ठीक पीछे था। फिर जेथ छुपकर टॉमी के बड़े भाई को फोन करने की कोशिश करता है ताकि उसे बता सके कि उसका भाई अब मारा जा चुका है, लेकिन फोन का नेटवर्क ही नहीं मिलता। इतने में जेफ भी वहाँ पर आ जाता है, जो एडवर्ड से कहता है कि किसका शिकार करना है हुजूर। तभी फ्रेडी भी वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद तीनों अलग अलग डायरेक्शंस में जेट को ढूंढने लगते हैं। उधर जेट भागते हुए पेड़ से टकराकर गिरता है और जब वो वापस भागता है तो एडवर्ड उसे देख लेता है, लेकिन एडवर्ड कहता है भागने का फायदा नहीं, हम तुम्हारी जान नहीं लेंगे। इतने में जेफ और फ्रेडी भी आ जाते हैं और फ्रेडी पास आकर कहता है कि अब इसे खत्म करते हैं, लेकिन एडवर्ड उसकी गन छीन लेता है और तभी जेट किसी को मैसेज भेज देता है। तभी जेफ कहता है अपना फोन नीचे रखो, तो जेट उसे फेंक देता है। इसके बाद फ्रेडी उसे उठाकर तालाब में फेंक देता है और एडवर्ड कहता है कि पहले चेक तो करो इसने किसको मैसेज किया था। तो फ्रेडी कहता है
आने दो किसी को भी, मैं सबको देख लूंगा। उधर मैसेज टॉमी के भाई गॉस्पेल के फोन पर डिलीवर हो जाता है, जो कि उस वक्त एरोल के पास था। इसके बाद गॉस्पेल एरोल से पूछता है कि टॉमी आया या नहीं, तो एरोल कहती है मुझे भी चिंता हो रही है, क्योंकि अभी अभी जेट का एक वियर्ड मैसेज आया है आपके फोन पर। उधर वापस महल लौटते वक्त सूजी सबसे कहती है कि जेट को मामला ठंडा होने तक छुपाना होगा, इसलिए फ्रेडी तुम फौरन महल के सारे नौकरों को छुट्टी पर भेज दो। इसके बाद सूजी जेट को जिम्मी के पास लेकर जाती है और कहती है कि कुछ घंटे इस पर नजर रखो, ये हमारा कैदी है, और हाँ, इसे फोन मत छूने देना। फिर वो बाहर आकर एडवर्ड से कहती है कि टॉमी तो छोटा मोटा गुंडा था, लेकिन उसका भाई गॉस्पेल बड़ा माफिया बॉस है। वो चर्च में पादरी है और उसी की आड़ में वो नशे का धंधा करता है। अगर उसे पता चला कि उसका भाई मारा गया है तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। इसके बाद सूजी फेलिक्स को कॉल करती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, तो वो कहता है कि ठीक है, लेकिन पहले अपने आदमियों को भेजो। इसके बाद फेलिक्स महल आता है, जहाँ सूजी उसे कॉफी सर्व करती है। फिर सूजी उसे टॉमी की लाश को ठिकाने लगाने का काम देती है, जिस पर वो कहता है कि पहले मैं बॉडी को डिस्पोज करूंगा, उसके बाद विटनेस को। इसके बाद वो अंदर बॉडी को देखकर कहता है कि हम इसको 4 अलग हिस्सों में अलग अलग जगहों में दफनाएंगे। तो जेफ पूछता है 4 हिस्सों में क्यों? तो फेलिक्स कहता है कि छोटे गड्ढे होंगे और इससे किसी को शक नहीं होगा। अगर कभी किसी की नजर पड़ भी गई तो वो जानवर की कब्र समझकर उसे इग्नोर कर देगा। फिर एडवर्ड कहता है कि हम एक नई स्टोरी बनाएंगे। हम गॉस्पेल को कहेंगे कि जेट और टॉमी की फाइट हुई थी, और साथ ही हम टॉमी के फोन में फ्रेडी की चिकन वीडियो बनाकर डाल देंगे। इसके बाद बॉडी के साथ फोन और गन दोनों डिग्गी में डाल देंगे, जिससे गॉस्पेल को लगेगा कि जेट ने टॉमी को मारा और खुद 4 मिलियन लेकर भागा। लेकिन साथ ही हम जेट को 2 मिलियन देकर ऑस्ट्रेलिया शिप पर बिठा देंगे, क्योंकि जेट एक अच्छा लड़का है, बस वो गलत लोगों में फंस गया है। फिर सूजी बाहर आकर एडवर्ड से कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, लेकिन तुम अपनी ही चलाए जा रहे हो। ये सुनकर एडवर्ड कहता है कि मैं बस किसी की जान लेना नहीं चाहता। इसके बाद एडवर्ड फ्रेडी के पास जाता है और उसे वापस डांस करने को कहता है। हालांकि फ्रेडी कहता है कि मैं डांस नहीं करूंगा, लेकिन ये सुनकर एडवर्ड उसके कान पर थप्पड़ मारता है कि तेरी बेवकूफी के कारण हम सब फंस गए हैं और अब निकलने के लिए तेरा डांस ही ऑप्शन है। इस तरह से वो फ्रेडी की चिकन डांस वाली वीडियो बना लेता है। तभी डिलीवरी बॉय पार्सल आता है, जिसे एडवर्ड की मॉम लेकर आती है। अब वो कहती है कि किसी का इनविटेशन कार्ड आया है, किसी मिस्टर जॉन्स्टन का। तो सूजी ये सुनकर कहती है कि शायद अब मेरा उससे मिलने का टाइम आ गया है। तभी उनके पास गॉस्पेल का कॉल आता है, तो फ्रेडी एडवर्ड को कॉल उठाने के लिए कहता है। अब गॉस्पेल पूछता है अपने भाई के बारे में, तो एडवर्ड कहता है कि हाँ, वो सुबह आया था और 4 मिलियन लेकर चला गया। तो गॉस्पेल कहता है कि इसका मतलब तुम आखिरी हो जिससे वो मिला था। ठीक है, मैं कल 12 बजे आता हूँ, फिर बात करते हैं। तो एडवर्ड कहता है कि हाँ ठीक है, अगर इससे आपकी कोई हेल्प हो सकती है तो आइए। अगले दिन गॉस्पेल अपने आदमियों के साथ आता है, जहां एडवर्ड उसका वेलकम करता है। इतने में गॉस्पेल फ्रेडी से कहता है कि मुझे भूल तो नहीं गए ना? तो फ्रेडी कहता है ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, प्लीज अंदर आइए। अब अंदर आकर गॉस्पेल पूछता है कि क्या कल मेरे भाई का पेमेंट पूरा हो गया था? तो एडवर्ड कहता है कि हाँ, उनके अकाउंटेंट जेट ने पैसे गिने और फिर वो चले गए। तभी गॉस्पेल कहता है कि मेरे पास कल जेट का मैसेज आया था, जिसमें लिखा था कि टैकल टॉमी वू। आखिर इसका मतलब क्या हो सकता है? तो एडवर्ड कहता है कि पता नहीं, लेकिन कल उन दोनों के बीच में थोड़ी कहासुनी हो रही थी। बात क्या थी ये नहीं पता। उस वक्त टॉमी उस पर चिल्लाया भी था, लेकिन ये सुनते ही एरल कहती है कि मैंने तो उन्हें कभी लड़ते नहीं देखा। तो गॉस्पेल कहता है कि हाँ, वो कभी कभी रास्ता भूल जाता था, इसलिए शायद टॉमी उस पर गुस्सा कर रहा होगा। इतने में वो फ्रेडी से कहता है कि क्या तुम कोई प्रायश्चित करना चाहते हो? तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कि तुमसे कोई गलती हो गई है। तभी फ्रेडी एकदम से कहता है हाँ, मेरे हाथों एक मौत हुई है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन इतने में फ्रेडी अपने भाई एडवर्ड से कहता है कि मुझे माफ करना, मेरे हाथों तुम्हारी बिल्ली मॉन्टी की मौत हो गई थी, जिसको मैं स्विमिंग सिखा रहा था। तभी इस कहानी में उसका साथ देते हुए एडवर्ड कहता है कि क्या, यानी तुम 2 हफ्ते से उसे ढूंढने का नाटक कर रहे थे? आखिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? खैर, अब जाते जाते गॉस्पेल रुकता है और कहता है कि मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है, जैसे मेरे भाई की रूह यहीं आसपास हो। तो क्या हम उसके लिए 2 मिनट का मौन रखें? इस तरह अब वो हाथ पकड़कर प्रार्थना करते हैं, जिसके बाद गॉस्पेल कुछ तो समझ जाता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद एडवर्ड जब जेट के पास जाता है तो जेट उसे अपने फ्लैट की की देते हुए कहता है मेरा पासपोर्ट ले आओ। फिर रात को एडवर्ड जेट के फ्लैट में जाता है। जब वो फ्लैट के अंदर घुसता है तो फ्लैट में कोई और आदमी भी घूम रहा होता है। फिर वो आदमी जब सोफे पर बैठ जाता है तो म्यूजिक का आनंद लेने लगता है। तभी एडवर्ड की नजर टेबल पर रखे पासपोर्ट पर पड़ जाती है। जैसे ही वो पासपोर्ट उठाने जाता है तो उसके पैर से ऑक्स केबल हट जाती है और तेज आवाज में म्यूजिक बजने लगता है।
वहाँ टेबल पर गन भी पड़ी होती है, जिसे लेने के चक्कर में दोनों के बीच में भयंकर हाथापाई हो जाती है। फिर लड़ते लड़ते उस आदमी के हाथ गन लग जाती है और एक गोली एडवर्ड के पेट में लग जाती है। लेकिन इतने में एडवर्ड दूसरी गोली से उस आदमी को मार गिराता है। उसी रात मिस्टर स्टैनली के घर ग्रैंड पार्टी चल रही होती है, तो एडवर्ड तैयार होकर वहाँ पहुँच जाता है। अब सूजी तो पहले से वहाँ पर मौजूद होती है, जो एडवर्ड से कहती है कि हमें ये जानना है कि मिस्टर स्टैनली को तुम्हारे इनहेरिटेंस में इतना इंटरेस्ट क्यों है। तभी वहाँ स्टीवंस आता है और दोनों का वार्मली वेलकम करता है। फिर वो उन्हें स्टैनली के पास लेकर जाता है। स्टैनली दोनों का स्वागत करता है और अपनी गर्लफ्रेंड प्रिंसेस रोजी से इंट्रोड्यूस करवाता है। लेकिन यहाँ पर रोजी एडवर्ड की चाइल्डहुड फ्रेंड निकलती है। अब स्टैनली सूजी से पूछता है कि आप क्या करती हैं? तो सूजी बताती है कि वो एक एंटीक डीलर है। फिर स्टैनली उसे बताता है कि उसने हाल ही में एक एंटीक वॉच खरीदी है, लेकिन किसी ने सलाह दी कि फेक कॉपी बनवा लो, तो क्या आप असली घड़ी को रिकॉग्नाइज कर सकती हैं? वो कहता है कि उस घड़ी का नाम पाटेक फिलिप है, जो 1518 में बनी थी और विंस्टन चर्चिल ने इसे तब पहना था जब 1945 में जर्मनी का सरेंडर एक्सेप्ट किया था। स्टैनली पूछता है कि इसकी कीमत क्या होगी, तो सूजी बताती है कि नॉर्मली इसकी कीमत 2.5 से 3 मिलियन होनी चाहिए, लेकिन जंग के सरेंडर की हिस्टोरिकल स्टोरी जुड़ी है, तो मेरे हिसाब से 9 से 10 मिलियन तक कीमत चली जाएगी। ये सुनकर स्टैनली कहता है कि वो फेक चीजें रखता ही नहीं और वैसे भी हमेशा ऐसी एसेट्स होनी चाहिए जिन पर कोई हाथ डालने की हिम्मत ना करे। वो आगे कहता है कि अब मैं इसे छोड़कर तुम्हारे साथ सिगार पीने जाऊंगा, लेकिन देख लेना जब वापस आऊंगा तो वॉच यही मिलेगी। और इस तरह से वो दोनों सिगार के लिए चले जाते हैं। उधर एडवर्ड और रोजी अपनी पुरानी बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच रोजी उसके पेट पर खून का निशान देख लेती है और कहती है कि लगता है तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है। उधर स्टैनली सूजी को एडवाइस देता है कि बचे हुए नवाब सब केज्ड लायंस हैं, जबकि मैं वाइल्ड हंटर हूँ। हालांकि तुम्हारे पिता का बिजनेस कमाल का है, लेकिन तुम्हें भी एक पार्टनर की जरूरत है, इसलिए गाड़ी को पटरी पर रखनी है तो अपने मेथड्स को बदलो। ये सुनकर सूजी कहती है कि सोचकर बताऊंगी। फिर जाते समय स्टैनली कहता है कि वो गाड़ी तुम्हारे लिए गिफ्ट है, उसे ले जाओ, लेकिन सूजी 10 मिलियन का गिफ्ट ठुकरा देती है। अब सूजी इसके बाद एडवर्ड को ढूंढ लेती है, जहां उस समय रोजी उसके पेट के घाव पर बैंडेज लगा रही होती है। ये देखकर सूजी जेलस हो जाती है और रोजी को ताना मारती है। इसके जवाब में रोजी उससे कहती है कि जरूर तुम्हारी वजह से ही इसे गोली लगी होगी और वहाँ से चली जाती है। अब एडवर्ड उसे बताता है कि मुझे जेट का पासपोर्ट मिल गया है, लेकिन इसके लिए मुझे एक जान लेनी पड़ी। वो कहता है कि मैं फेलिक्स की बॉडी को लोकेशन पर छोड़ आया हूँ, ताकि जब गॉस्पेल के आदमी वहाँ पहुँचेंगे तो उन्हें लगेगा कि जेट ने ही उसके आदमी को उसी की गन से मारा होगा। अब सूजी कहती है कि एक जान बचाने गए तो दूसरी ले ली। खैर, अब सूजी एडवर्ड को महल ड्रॉप करने जाती है। अगले दिन गॉस्पेल फिर आता है, वो भी उसी गन को लेकर। अब वो बताता है कि मेरे भाई की कार एक बोट के पास मिली है, जहां उसके फोन में फ्रेडी का चिकन अपॉलॉजी डांस वीडियो था, जो देखने में फेक जैसा लग रहा है। हालांकि तुम्हारी बताई स्टोरी मुझे बिलीवेबल लगी कि जेट पैसे लेकर भागा, लेकिन हम उसे ढूंढ ही लेंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जिस गन से मेरे भाई को मारा गया वो गन बहुत ही रेयर है, जिसकी कीमत करीब 2 लाख पाउंड है। तो आखिर जेट को वो गन कैसे मिली? तभी अचानक एडवर्ड कहता है कि वो गन तो मेरी है, जरूर उसने जाते वक्त चुरा ली होगी। इतने में गॉस्पेल कहता है कि इसीलिए तो वापस लाया हूँ और अब मैं भी उस किलर को ढूंढकर इसी से मारूंगा। और इतना कहकर वो उस गन को लेकर चला जाता है। इसके बाद एडवर्ड फ्रेडी को तहखाने में बने उस नशे के पूरे हब को दिखाने ले जाता है, जिसे देखकर फ्रेडी शॉक हो जाता है। अब अगले दिन एडवर्ड जेट को ऑस्ट्रेलिया वाली शिप पर छोड़ता है और कहता है कि ये शिप तुम्हें सेफ पहुंचा देगी। फिर जेट के जाने के बाद वो सूजी से कहता है कि अब तुम्हारे डैड बॉबी ग्लास से मिलने का समय आ गया है। इस वक्त सूजी का पिता ओपन प्रिजन में होता है, जहां उसके पास पूरी सुविधा होती है। अब वहां पहुंचकर एडवर्ड को यकीन नहीं होता कि जेल ऐसी भी हो सकती है। अब बॉबी ग्लास पूछता है कि नवाब साहब आप यहाँ कैसे पहुँचे? तो एडवर्ड कहता है कि मैं तुम्हारी डील को और बेहतर करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप साल के अंत तक मेरी प्रॉपर्टी खाली कर दो। तभी सूजी बीच में कहती है कि मीटिंग सिर्फ मिलने के लिए थी, तुमने डील के बारे में कुछ नहीं कहा था। जिसके बाद बॉबी पूछता है एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो? तो एडवर्ड दोहराता है कि मैं चाहता हूँ कि साल के अंत तक आप मेरी प्रॉपर्टी छोड़ दो। फिर बाहर आकर सूजी उससे कहती है कि मेरे डैड से ऐसे बोलना गलत था। तो एडवर्ड कहता है कि हम पीसफुल लाइफ चाहते हैं ताकि कोई और जान ना जाए। तो सूजी काउंटर करती है कि हमारा बिजनेस जान लेना नहीं है, अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि जेट वाली शिप पर फेलिक्स भी सवार होता है। मतलब सूजी ने जेट को परमानेंटली ठिकाने लगाने फेलिक्स को वहाँ भेजा था, यानी बेचारे के 2 मिलियन पाउंड्स गए। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 3 वेयर इज माई वी डैड
थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिमी फ्रेडी को अपने माल वाले बिजनेस की डिटेल में नॉलेज दे रहा है कि कैसे उगाना है, कैसे पैक करना है, कैसे डिलीवर करना है। इसके बाद जिमी प्रोडक्शन तैयार करके सारा माल वैन में भरता है और डिलीवरी के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो हमेशा की तरह पेट पूजा के लिए उसी पुराने रेस्टोरेंट पर रुकता है जहां हर बार इसी रूट पर आते हुए वो खाना खाया करता है। रेस्टोरेंट के अंदर जाकर वो अपना ऑर्डर लिखवाता है। तभी उसके बगल में बैठी एक लड़की उससे बड़े ही प्यार से फ्लर्टी अंदाज में बात करने की कोशिश करती है। जिमी से पहली बार किसी लड़की ने इतनी स्वीट तरीके से बात की थी तो बेचारा तुरंत उस पर फिदा हो जाता है। फिर बातचीत के दौरान वो लड़की जानबूझकर उसका बनाना शेक गिरा देती है और माफी मांगते हुए उसके लिए नया शेक लेकर आती है। जाते जाते वो टेबल से उसकी वैन की चाबियां भी उठा लेती है और जैसे ही वो लड़की काउंटर की तरफ जाती है तो दूसरी लड़की अचानक आती है जो उसके हाथ से चाबी लेकर बाहर निकल जाती है और सीधा बाहर खड़ी जिमी की वैन स्टार्ट करके वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है, जबकि अंदर जिमी को अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद जिमी उस पहली लड़की से नंबर एक्सचेंज करता है, उसे अपना मोबाइल नंबर देकर कहता है कि कभी भी याद आऊं तो कॉल कर लेना। लड़की के जाने के बाद जब वो बाहर पार्किंग में जाता है तो देखता है कि उसकी वैन गायब है। दूसरी तरफ एडवर्ड सूजी से मिलने आता है। उसी वक्त सूजी किसी आदमी से फोन पर बात कर रही होती है और कह रही होती है कि जिमी को ढूंढो, अब तक वो माल लेकर पार्टी के पास पहुंचा ही नहीं है। फिर वो एडवर्ड को बताती है कि जिमी फोन नहीं उठा रहा और डिलीवरी ना मिलने की वजह से क्लाइंट टोनी प्लेयर बहुत ही नाराज है। बिजनेस का उसूल है कि एक बार पैसा ले लिया तो माल देना ही पड़ेगा, वापस नहीं कर सकते। टोनी ने इस लॉस की भरपाई के लिए कहा है कि अब उन्हें लग्जरी कारों की चोरी में उसकी मदद करनी होगी ताकि उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट धंधा चलता रहे। एडवर्ड ये सुनकर चौंक जाता है और सूजी से कहता है तो अब तुम गाड़ियां चुराने का काम भी करोगी, जिस पर सूजी जवाब देती है कि आमतौर पर मैं ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करती, लेकिन हालात संभालने के लिए अब करना पड़ेगा। एडवर्ड साफ कहता है कि हमें नहीं, तुम्हें करना होगा। अगर मैं मदद करूंगा तो बदले में अपना हिस्सा बढ़ाऊंगा। जब तक तुम मेरी प्रॉपर्टी खाली नहीं करती तब तक मेरा परसेंटेज ज्यादा रहेगा। तो सूजी मजबूरी में इस डील पर मान जाती है। बाहर आकर सूजी का भाई जैकी एडवर्ड की तरफ इशारा करके पूछता है, ये आदमी हमारी दुनिया में क्या काम आएगा? तो सूजी समझाती है, इस देश में कुल 24 नवाब बचे हैं और उनमें से सिर्फ यही एक है जो हाई सोसाइटी में उठता बैठता है और फिर भी किसी को मारने में पलक भी नहीं झपकाता। इसने कल ही एक आदमी को गोली मारकर खत्म किया है और खुद एक गोली खाकर भी ऐसे घूम रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब टोनी प्लेयर सूजी और एडवर्ड को एक लग्जरी कार शोरूम दिखाने ले जाता है। ये शोरूम एक लेडी चलाती है जिसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए लोकल गुंडे भी रखे हुए हैं। अब टोनी उन्हें बताता है कि इसके पास एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियां हैं, हम इन्हीं में से एक कार चुराने वाले हैं। ये अपनी सभी कारों की चाबियां अपने ऑफिस के एक ड्रॉर में रखती है, इसलिए जैसे ही तुम्हें चाबी मिल जाए उसे इस छोटे से डिवाइस पर रखना। ये डिवाइस उस की का सारा डेटा कॉपी कर लेगा, फिर उस कार की डुप्लीकेट की बन जाएगी और वो कार हमारी हो जाएगी। एडवर्ड पूछता है, ये काम तुम खुद क्यों नहीं कर लेते? तो टोनी बताता है कि पुलिस ने मेरे पैर में एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर लगाया हुआ है, मैं शोरूम के अंदर गया तो 1 मिनट में पकड़ा जाऊंगा, इसलिए तुम्हें फ्रंट पर आना पड़ेगा। इसके बाद एडवर्ड अपने भाई फ्रेडी को समझाता है कि तुम्हें बस इतना करना है कि ऐसे बिहेव करो जैसे तुम कार खरीदने आए हो, मैं तुम्हें टेस्ट ड्राइव दिलवाऊंगा और उस दौरान तुम्हारी वाइफ अंदर जाकर बाकी का काम संभालेगी। अगले दिन सुबह जेफ जंगल में शिकार कर रहा होता है, तभी उसे जिमी बेहोशी हालत में झाड़ियों के पास पड़ा मिलता है। वो जिमी को उठाकर महल में वापस ले आता है ताकि उसका इलाज हो सके। इधर एडवर्ड अपने भाई फ्रेडी को लेकर शोरूम पहुंच जाता है। फिर वो ओनर लेडी से कहता है कि मैं एक एजेंट हूँ और अपने क्लाइंट के लिए लग्जरी कार देखने आया हूँ। तभी फ्रेडी एंट्री लेता है और ड्रामा करते हुए कहता है कि मुझे एक ऐसी कार चाहिए जिसमें चाबी घुमाते ही शेर की दहाड़ जैसी आवाज आए। अब ओनर उन्हें अंदर शोरूम घुमाती है जहाँ फ्रेडी एक लैम्बोर्गिनी पर फिदा हो जाता है और कहता है कि मुझे इसी वाली की टेस्ट ड्राइव करनी है। तो एडवर्ड ओनर को कन्विंस करता है और फ्रेडी की वाइफ को ड्राइवर सीट पर बैठा देता है। अब टेस्ट ड्राइव के बहाने से वो कार को बाहर ले जाते हैं। फिर बाहर ओपन एरिया में फ्रेडी की वाइफ जोर जोर से ड्रिफ्ट करती है और कार को बहुत रफ तरीके से चलाती है। ये देखकर ओनर का दिल बैठ जाता है कि कहीं कार ठुक ना जाए। अब ड्रिफ्ट की आवाज सुनते ही गार्ड्स और स्टाफ भी बाहर दौड़कर आ जाते हैं और इसी केओस का फायदा उठाकर एडवर्ड चुपके से शोरूम के ऑफिस में जाता है। फिर वो जल्दी से ड्रॉअर खोलता है और ओरिजिनल लिम्बोर्गिनी की निकालकर उसे टोनी के दिए हुए डिवाइस पर रखता है और डेटा कॉपी करवा लेता है। इधर वो ओनर देखती है कि एडवर्ड वहाँ पर नहीं है, इसलिए उसे शक हो जाता है और वो वापस अंदर जाने लगती है। इसी बीच उधर ड्रॉअर में एडवर्ड को किसी की कटी हुई उंगली भी मिलती है। अब वो वापस से की वहीं पर रख देता है ताकि किसी को कोई शक ना हो
और चुपचाप चेयर पर जाकर बैठ जाता है। अंदर आते ही ओनर उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो एडवर्ड कहता है कि मैंने सोचा क्यों ना अपनी कागजी कार्यवाही पूरी कर ली जाए। लेकिन इतने में ओनर उससे कहती है कि इस कार का इंश्योरेंस भी नहीं है और तुम्हारी क्लाइंट इसे बहुत ही रफ चला रही है। अब ये सुनकर एडवर्ड फौरन उसे रोकने चला जाता है। फिर फ्रेडी की वाइफ कार से उतरकर एटीट्यूड में कहती है कि मुझे इस कार का कलर पसंद नहीं आया। तभी एडवर्ड सिचुएशन को संभालते हुए कहता है कि हम सोचकर बताएंगे, और फिर सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उधर जिमी को होश आता है तो एडवर्ड और सूजी उससे मिलने आते हैं। अब सूजी गुस्से में पूछती है, तुम कहाँ गायब हो गए थे? तो जिमी पूरी कहानी सुनाता है। रेस्टोरेंट में एक लड़की से बात कर रहा था। उसने शेक गिराया, चाबी उठाई, दूसरी लड़की ने चाबी ले जाकर वैन उड़ा ली। उसके बाद मोबाइल की बैटरी डेड हो गई। एटीएम से कैश नहीं निकला, लिफ्ट मांगी तो 4 अजीब से पादरियों ने लिफ्ट दी, और आगे जो हुआ वो पूछो ही मत। अब सूजी पूछती है लड़की कौन थी? तो जिमी बताता है कि उसका नाम गैब्रिएला था। अब सूजी अपने आदमियों को उसके रेस्टोरेंट में भेजती है ताकि वहाँ के स्टाफ से पूछताछ की जा सके और पता लगाया जा सके कि वो वैन कौन ले गया। फिर वो जिमी से कहती है कि तुम बस जल्दी से उन पौधों को बड़ा करो, हमें माल की डिलीवरी करनी है। दूसरे कमरे में एडवर्ड सूजी से अकेले में बात करता है। वो कहता है कि क्या इस काम में भी मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी? जब मैं शोरूम में तुम्हारे लिए कार चुराने गया था तो मुझे वहाँ एक इंसान की कटी हुई उंगली मिली। इससे साफ है कि जिन लोगों के लिए तुम काम कर रही हो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब जबकि तुम्हारा बंदा जिमी मिल गया है और माल उगाने का काम फिर से शुरू हो सकता है, तो तुम अपना माल खोजो और मुझे इस कार चोरी वाली मुसीबत से मुक्त करो। सूजी साफ जवाब देती है, कार तो तुम्हें चुरानी ही पड़ेगी क्योंकि ये डिमांड मेरे डैड की है और मेरे डैड की डिमांड को कोई इग्नोर नहीं करता। फिर रात को एडवर्ड अपने भाई फ्रेडी के साथ कार चोरी करने के लिए शोरूम के बाहर पहुंचता है। फ्रेडी गेट पर ही रुककर एडवर्ड से कहता है कि मैं यहीं खड़ा रहूंगा, अगर अंदर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं दौड़कर तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगा। एडवर्ड साफ साफ मना करता है और कहता है कि नहीं भाई, तुम अभी तुरंत सीधा घर जाओगे। फ्रेडी उलझन में पूछता है, तो क्या अब हमें क्रिमिनल्स से छुटकारा पाने के लिए खुद क्रिमिनल्स बनना पड़ेगा? तो एडवर्ड उसे शांत करते हुए कहता है कि नहीं, बस तुम घर जाओ और बाकी मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद एडवर्ड अकेला शोरूम की बाउंड्री के अंदर चला जाता है और एक खड़ी हुई गाड़ी का अलार्म ऑन कर देता है। अब जोरदार सायरन सुनते ही अंदर बैठा गार्ड घबराकर बाहर आता है और वही देखने में लग जाता है कि अलार्म किस कार का बज रहा है। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर एडवर्ड साइड से दबे पांव बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। इधर बाहर खड़ा फ्रेडी दूर से ये सब देखकर खुश हो रहा होता है कि प्लान चल पड़ा है। फिर अंदर एडवर्ड वही लिम्बोर्गिनी चुनता है जिसका डेटा वो पहले कॉपी कर चुका था। अब डुप्लीकेट की से वो कार को अनलॉक करता है, पर तभी उसे किसी की आवाज आती है कि मुझे मत मारो। लेकिन ठीक उसी समय बाहर से और भी लग्जरी कार्स लेकर एक नया ट्रक शोरूम के फ्रंट पर आकर रुक जाता है और इसी बीच एडवर्ड देखता है कि इन लोगों ने एक आदमी को बांधकर अपने साथ बंदी बनाकर रखा हुआ है। तभी बाहर खड़ा फ्रेडी सिचुएशन को भांपकर एडवर्ड को फोन करता है। एडवर्ड फोन उठाता है तो फ्रेडी घबराकर कहता है कि भाई अभी के अभी वहाँ से निकल जाओ, अंदर खतरा है। तो एडवर्ड उल्टा उससे पूछता है, तुम अभी भी यहीं पर हो? मैंने तुम्हें घर जाने को कहा था, तुरंत वहाँ से निकलो। इसके बाद एडवर्ड जल्दी से लिम्बोर्गिनी स्टार्ट करता है और सबकी नाक के नीचे से बड़ी साफ सुथरे तरीके से कार लेकर शोरूम से बाहर निकाल कर ले जाता है। साथ ही उसे दया आ जाती है और वो उसी बंदी बने हुए आदमी को भी कार में बैठाकर वहाँ से दूर ले जाता है। इधर दूसरी तरफ फ्रेडी खुद जिस कार से आया था वो उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी किस्मत खराब होती है क्योंकि कार स्टार्ट ही नहीं होती। शोरूम में काम करने वाला गुंडा अपने आदमियों की मदद से फ्रेडी को पकड़ लेता है। इधर एडवर्ड सेफ जगह पहुंचकर अपने भाई को वॉइस मैसेज भेजता है और पूछता है कि तुम वहाँ से निकल पाए या नहीं, जैसे ही मौका मिले मुझे कॉल करना। इसके बाद वो उस अनजान आदमी का मास्क हटाता है, जहाँ वो आदमी गुस्से में बोल पड़ता है कि तुमने ये कार वहाँ से चुरा ली, ये बहुत गलत किया, तुम अभी के अभी ये गाड़ी वापस शोरूम में छोड़कर आओ। इसके बाद वो डिग्गी खोलकर देखता है कि इस कार की डिग्गी में पूरा माल भरा पड़ा है। अब कुछ ही देर बाद एडवर्ड सूजी के पास पहुँचता है, जहाँ सूजी उसे देखते ही कहती है कि चेहरा देखते ही समझ गई कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए साफ साफ बताओ कि क्या हुआ। अब एडवर्ड बताता है कि उस कार में पूरा 150 किलो का माल था, जिसकी कीमत लगभग 3.5 मिलियन पाउंड्स है। टोनी प्लेयर ने ही उस बंदे को भी वहाँ पर भेजा था। साथ ही टोनी को कार नहीं, कार के अंदर रखा माल चाहिए था, और जब उस आदमी ने मुझे ये बताया तो उसके बाद वो भी मारा गया, बस मैं ही बचकर निकल पाया हूँ। फिर सूजी ये सुनकर कहती है कि अब हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि ये माल असल में किसका है। तभी एडवर्ड का फोन बजता है। दूसरी तरफ शोरूम वाली ओनर लेडी की आवाज आती है, तुम्हारा भाई फ्रेडी हमारे कब्जे में है, मेरा माल अभी के अभी वापस लेकर आओ, नहीं तो तुम्हारे भाई की जान चली जाएगी।
ये खबर सुनते ही एडवर्ड और सूजी तुरंत एक्शन मोड में आ जाते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। रास्ते में सूजी एडवर्ड को बताती है कि मैंने पता किया है, इस लेडी को रशियन गैंगस्टर्स का बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर हम उसका माल उसे लौटा दें और सही तरह से डील कर लें तो शायद बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अब एडवर्ड और सूजी उस जगह पहुँचते हैं जहाँ फ्रेडी को बंधक बनाकर रखा गया था। अब वही गुंडा सामने खड़ी कार की डिग्गी खोलकर अंदर का माल चेक करता है। इतने में एडवर्ड कहता है, लो अपना माल ले लो और बदले में मेरे भाई को छोड़ दो। लेकिन लेडी ओनर ईगो में कहती है, चोरी की है तो सजा तो मिलनी ही चाहिए, वरना मार्केट में बात फैल जाएगी और फिर कोई भी ऐरा गहरा मुंह उठाकर यहाँ चोरी करने चला आएगा। पर तभी एडवर्ड तुरंत एक ट्रम्प कार्ड खेलता है और कहता है, हम आपके लिए सिर्फ माल ही नहीं एक तोहफा और भी लाए हैं। वो उन्हें बताता है कि हम साथ में टोनी को भी लेकर आए हैं, वही आदमी जिसने उनके शोरूम से कार चोरी कराने का पूरा खेल रचा था। अब वो लेडी ये सुनकर बेहद खुश हो जाती है क्योंकि अब उसके सामने असली गुनहगार मौजूद होता है। फिर वो बिना समय गवाए टोनी को सबके सामने बेरहमी से मार डालती है ताकि ये साफ संदेश जाए कि उसके बिजनेस से उलझने वालों का अंत कैसा होता है। अब बाहर आते ही फ्रेडी की हालत खराब हो जाती है। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी करीब से खून खराबा देखा था, इसलिए वो शॉक में आकर बाहर ही उल्टी कर देता है। अगला सीन जिमी पर शिफ्ट होता है। वही लड़की गैब्रिएला जो उसे रेस्टोरेंट में मिली थी, वो जिमी को फोन करती है। फिर जिमी खुश होकर कहता है, मुझे पता था तुम दोबारा कॉल जरूर करोगी। फिर गैब्रिएला उसे किसी जगह पर मिलने के लिए कहती है। कॉल कट होने के बाद गैब्रिएला अपने साथी को बताती है कि वो मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गया है। फिर वो अपने बॉस को अपडेट देती है, जिसके बाद उसके बॉस के लोग चोरी हुई कार और अंदर का सारा बचा हुआ माल किसी सुनसान जगह पर लेकर जाते हैं और सबूत मिटाने के लिए आग लगाकर कार समेत सब कुछ जला देते हैं। इसके बाद वाले सीन में जिमी एडवर्ड और सूजी से वादा करता है कि आज के बाद मैं कभी भी नशा नहीं करूंगा, ना काम के वक्त ना काम के बाहर। तभी सूजी कहती है कि ठीक है, लेकिन हमें अभी भी और माल की जरूरत है, इसलिए वापस फील्ड पर लग जाओ और काम शुरू करो। अगले दिन सुबह एडवर्ड अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ कहती है, तुम्हें इन लोगों से छुटकारा पाना था, ना कि इनकी दुनिया में ही और गहरे उतर जाना था। तो एडवर्ड जवाब देता है, मॉम मैं बहुत ही जल्द इस झंझट से निकल जाऊंगा, बस थोड़ा समय और चाहिए। फिर वो अपने भाई फ्रेडी के पास जाता है और कहता है, कल रात तुमने भागने की बजाय वहीं खड़े होकर मेरा इंतजार किया, उसके लिए तुम्हारे हौसले की दाद देनी पड़ेगी। जो हुआ वो आसान नहीं था, लेकिन तुमने घबराकर पीठ नहीं दिखाई। और इसी के साथ ये तीसरा एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड नंबर 4, एन अनसिंपैथेटिक जेंटलमैन। 4th एपिसोड की शुरुआत कुछ टूरिस्ट से होती है जो वॉशिंगटन के पुराने शाही महल को देखने आए हैं। इस महल में एक से बढ़कर एक कीमती चीजें, रेयर एंटीक्स और रॉयल आर्टिफैक्ट्स सजे रखे होते हैं। तभी वहाँ वॉशिंगटन का 8वां नवाब आता है, जिसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। वो अचानक हाथ में बंदूक लेकर पर्यटकों पर फायरिंग शुरू कर देता है और पूरे महल में भगदड़ मच जाती है। गार्ड्स और सिक्योरिटी उसे काबू करने से पहले ही हालात और बेकाबू हो जाते हैं और आखिरकार गोलाबारी और अफरा तफरी में खुद वही नवाब भी अपनी जान गवा बैठता है। उसके फ्यूनरल में देश के कई और शाही घरानों से लोग आते हैं। यहाँ एडवर्ड अपनी माँ के साथ खड़ा होता है और ताबूत को देखता है। वो पूछता है कि इस कॉफिन के ऊपर एक छोटी सी खिड़की क्यों है। उसकी माँ बताती है कि उसकी आखिरी इच्छा थी कि मरने के बाद भी उसकी नजर अपने महल पर बनी रहे, इसलिए कॉफिन में विंडो लगवाई है। इस मौके पर उस नवाब का बेटा मैक्स भी मौजूद होता है, जो सीरियल्स और ड्रामाज में एक्टिंग करता है। अब उसके पिता की पूरी विरासत, प्रॉपर्टी और महल मैक्स को मिलने वाले हैं। अब शॉकिंग बात ये थी कि वहाँ रोजी भी आई हुई थी। इसके बाद एडवर्ड रोजी के पास जाकर धीरे से कहता है कि क्या तुम मेरी मैक्स से प्रॉपरली पहचान करवाओगी। तो रोजी एडवर्ड को मैक्स के पास लेकर जाती है। यहाँ बातचीत में मैक्स बताता है कि वो अपना करियर एक्टिंग में आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि उसे पैसे कमाने का कोई दूसरा लेजिट तरीका पता ही नहीं है। अंदर से वो एक खोखला ओवर कॉन्फिडेंट नवाब है, लेकिन स्किल्स और पैसे की सॉलिड अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब एडवर्ड मौका देखकर कहता है कि मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है, शायद हमें अकेले में बैठकर बात करनी चाहिए। फिर जब दोनों अकेले होते हैं तो एडवर्ड उसे माल की खेती यानी इलीगल प्लांटेशन वाले पूरे सेटअप के बारे में बताता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी जमीन और विरासत से कितना पैसा कमाया जा सकता है। दरअसल एडवर्ड चाहता है कि जिस रिस्क भरे काम में वो और सूजी फंसे हैं, उसका बोझ अब मैक्स के गले टांग दे, ताकि भविष्य में सूजी से उसका पीछा छूट सके। लेकिन मैक्स अपनी समस्या शेयर करता है। वो कहता है
कि मेरे पिता के कुछ बहुत ही घिनौने सीक्रेट्स एक ब्लैकमेलर के हाथ लग गए हैं। उस आदमी ने मुझसे 5 लाख पाउंड्स की डिमांड की है। मुझे एक बड़ी हॉलीवुड फिल्म में रोल मिलने वाला है। अगर ये राज बाहर आ गया तो मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। इसलिए अब तुम उस ब्लैकमेलर से कांटेक्ट करोगे और वो सारा सबूत, सारी फाइल मुझे लाकर दोगे। मेरी एक और रिक्वेस्ट है, उस फाइल को खोलकर मत देखना। मैं अपने पिता के राज ही रहने देना चाहता हूँ। अगर तुमने ये काम कर दिया तो तुम्हारे नशेड़ी साथी यहाँ चाहे जो भी करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आंखें बंद कर लूंगा। दूसरी तरफ एडवर्ड की माँ लॉयल सर्वेंट जेफ के पास जाती है और चिंतित होकर पूछती है कि क्या एडवर्ड किसी बड़ी परेशानी में है। तो जेफ कहता है कि अगर हम उसके काले धंधे के लिए कोई नई जगह ढूंढ लें तो एडवर्ड की टेंशन थोड़ी कम हो सकती है। हमारे पड़ोस में मिस्टर रॉक्स रहते हैं। उनके पास बहुत सारी जमीन है। अगर वो जमीन हमें दे दें तो हम सूजी के डेंजरस वाले इलाके से प्लांटेशन हटाकर नई जगह शिफ्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे सूजी से छुटकारा पा सकते हैं। अगले सीन में जिमी उसी लड़की गैब्रिएला से मिलने जाता है जो उसे रेस्टोरेंट में मिली थी। गैब्रिएला मुस्कुराकर कहती है कि मैं वो जगह देखना चाहती हूँ जहाँ तुम काम करते हो। अब जिमी थोड़ा हेजिटेशन के साथ कहता है कि जिस दिन हम मिले थे उसी दिन हमारे कुछ पौधे गायब हो गए थे। उसके बाद से काम में थोड़ा मेस चल रहा है। अब गैब्रिएला हल्की शरारत से पूछती है कि कहीं तुम्हें मुझ पर शक तो नहीं है। तो जिमी मना कर देता है कि ऐसी बात नहीं है। दूसरी तरफ एडवर्ड सूजी के पास जाकर अपनी डील रखता है। वो कहता है अगर हमने मैक्स की शर्तें मान ली, उसका काम कर दिया तो वो अपनी जमीन हमें दे देगा। तुम्हें प्लांटेशन के लिए मेरी मौजूदा जमीन से भी बड़ी और सुरक्षित जगह मिल जाएगी। लेकिन सूजी प्रैक्टिकल अंदाज में जवाब देती है कि मैं इस डील को फाइनलाइज करने से पहले खुद मैक्स से फेस टू फेस मिलकर समझना चाहती हूँ, तभी मैं कोई डिसीजन लूंगी। अगले दिन एडवर्ड 5 लाख पाउंड कैश लेकर उस ब्लैकमेलर से मिलने जाता है जिसका नाम फ्रैंक होता है। अब एडवर्ड सीधा मुद्दे पर आता है और कहता है ये लो पैसे और मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दे दो जिनसे तुम मैक्स को ब्लैकमेल कर रहे हो। तो फ्रैंक मुस्कुराते हुए कहता है डॉक्यूमेंट्स इस समय मेरे पास नहीं है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अब फ्रैंक एडवर्ड को एक चाइनीज रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। वहाँ टेबल पर बैठकर फ्रैंक वेटर से एक ऐसी डिश ऑर्डर करता है जो मेन्यू में है ही नहीं। दरअसल डिश का नाम किसी कोड जैसा होता है, एक तरह का हिडन सिग्नल। और तभी अचानक एक भारी भरकम पहलवान टाइप का आदमी फ्रैंक के पीछे से आकर उसका गला पकड़ लेता है। अब फ्रैंक घबराकर कहता है कि तुम्हारे पैसे यही हैं, ये देखो। अब जैसे ही वो पहलवान कैश की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो एडवर्ड उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। इसी दौरान सूजी एडवर्ड को फोन करती है और पूछती है कि वहाँ सिचुएशन कैसी है। तो एडवर्ड थोड़ा हांफते हुए बताता है कि एक मोटी मुश्किल खड़ी हो गई थी, मैं उसी से निपट रहा था और उसी बीच फ्रैंक पैसे लेकर भाग गया। अब सूजी उस पहलवान से खुद बात करने की मांग करती है। अब फोन पर वो बोलती है मैं बॉबी ग्लास की बेटी हूँ, मुझे फ्रैंक का पूरा एड्रेस अभी के अभी बता दो। तो बॉबी ग्लास का नाम सुनते ही वो पहलवान बिल्ली बन जाता है और फ्रैंक का एड्रेस देने पर मजबूर हो जाता है। इसके बाद एडवर्ड और सूजी तुरंत फ्रैंक के घर पहुँचते हैं। वहाँ दरवाजा खोलने आती है उसकी छोटी बेटी जो मासूमियत से बताती है कि पापा पैकिंग कर रहे हैं, हम लोग कहीं और शिफ्ट होने वाले हैं। अब सूजी प्यार से कहती है कि हमें तुम्हारे पापा से 1 मिनट के लिए मिलना है, जिसके बाद वो बच्ची उन्हें अंदर लेकर जाती है। अब एडवर्ड मौका देखकर फ्रैंक की बेटी को बाहर खेलने के बहाने भेज देता है और कमरे में अकेले फ्रैंक को दबोच लेता है। घबराए हुए फ्रैंक से एडवर्ड सख्ती से कहता है मुझे वो फाइल दे दो, नहीं तो बात बहुत आगे जाएगी। तो डर के मारे फ्रैंक अलमारी से वो फाइल निकालकर एडवर्ड के हाथ में थमा देता है। पर इसके बाद भी एडवर्ड फ्रैंक को वहीं नहीं छोड़ता, बल्कि कहता है अब तुम भी हमारे साथ चलोगे। दूसरी तरफ फ्रेडी उदास बैठा होता है और जेफ से दिल की बात कहता है कि मैं कोई काम ठीक से नहीं कर पाता, हर बार फैमिली को निराश करता हूँ, जो भी करता हूँ गड़बड़ ही हो जाती है। अब जेफ पहले तो उसे चुपचाप सुनता है, लेकिन फिर उसे समझाता है। उधर जिमी गैब्रिएला को चुपके से उस सीक्रेट प्लांटेशन साइट पर लेकर जाता है जहां उनकी जादुई पौधों की खेती चल रही होती है। अब गैब्रिएला पूछती है क्या तुम्हारे पास बस यही वाले पौधे हैं? जिमी कहते कहते खुद शेखी भगार देता है, अरे नहीं, हमारे पास ऐसी और 11 जगह हैं जो इससे भी बड़ी हैं जहां इसी तरह के पौधे लगे हैं। इधर एडवर्ड और सूजी फ्रैंक को लेकर मैक्स के महल पर पहुंचते हैं। वहां लाइब्रेरी के अंदर सारी फॉर्मेलिटीज के बीच में फ्रैंक मैक्स को वही फाइल पकड़ा देता है जिसमें सारे फोटोज, डॉक्यूमेंट्स और सीक्रेट्स होते हैं। अब मैक्स बिना कुछ देखे उस फाइल को तुरंत फायर प्लेस में फेंक देता है और जलते हुए कागजों को घूरता रह जाता है। फिर एडवर्ड कहता है लो, तुम्हारे डैड के सारे राज अब राख बन गए। तभी फ्रैंक धीरे से बोल देता है मैं इसके डैड को नहीं बल्कि इसे ब्लैकमेल कर रहा था। ये सुनकर एडवर्ड हक्का बक्का रह जाता है। उसे बुरा लगता है कि मैक्स ने उससे भी पूरा सच छुपाया था। इसलिए एडवर्ड गुस्से में कहता है मैक्स मुझे साफ साफ समझाओ कि यहाँ असली खेल क्या चल रहा है। मैक्स उन्हें अपनी लाइब्रेरी के पीछे बने सीक्रेट तहखाने में लेकर जाता है।
अंदर बहुत रेयर पेंटिंग्स, नाजीज एरा की चीजें और अल्ट्रा एक्सपेंसिव कलेक्शंस रखे होते हैं। फिर फ्रैंक कहता है, नवाब साहब, असली खजाना तो इन्हीं में छुपा है, इन्हें दिखाइए। अब मैक्स अपनी शेखी बगाड़ते हुए उन्हें एक छोटा सा जार दिखाता है और प्राउडली कहता है कि ये हिटलर का वॉलनट है जो मैंने 5 साल पहले एक ऑक्शन में खरीदा था। तभी एडवर्ड उससे पूछता है, ये कैसा शौक है यार? तो मैक्स मुस्कुराकर जवाब देता है, इस समय में इतिहास के सबसे बड़े तानाशाह के शरीर के एक छोटे से हिस्से का मालिक हूँ और ये फीलिंग मुझे स्पेशल बनाती है। खैर, अब एडवर्ड सूजी की तरफ देखता है और कहता है, चलो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन सूजी रुक जाती है और जवाब देती है, इतनी जल्दी भी क्या है, मैं यहाँ डील करने आई हूँ, इसीलिए इसे कंप्लीट करके ही जाऊंगी। अब इस बीच फ्रैंक चोरी छुपे अपना मोबाइल निकालता है और सब कुछ फिर से सीक्रेटली रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है ताकि मैक्स पर फ्यूचर में दोबारा दबाव बना सके। जिसके बाद सूजी भी तुरंत रिएक्शन में मैक्स पर गन तान देती है। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ फेलिक्स पहुँचता है जिसे सूजी ने पहले से बुलाया होता है। अब सूजी फेलिक्स से कहती है, महल के अंदर एक लाश पड़ी है, उसे डिस्क्रीट तरीके से ठिकाने लगाना है और यहाँ एक सन की नवाबजादा भी है, उसे भी तुम अपने तरीके से हैंडल कर लेना। अब फेलिक्स आश्चर्य से पूछता है, यहाँ आखिर हुआ क्या था? तो सूजी बताती है कि हम यहाँ शांति पूर्वक बातें करने आए थे, पता ही नहीं चला कि कब डिस्कशन युद्ध में बदल गया। वो बताती है कि अंदर फ्रैंक ने शेल्फ से रखे जार से मैक्स के सिर पर वार कर दिया, जिससे जार टूट गया और उसके करोड़ों का अखरोट नीचे गिर गया। लेकिन इतने में मैक्स का डॉग उस महंगे वॉलनट को चट करके खा गया, यानी इतिहास के कीमती कण हमारे सामने ही पेट में चले गए। अब ये सुनकर एडवर्ड और फेलिक्स दोनों ही मैक्स की स्टुपिडिटी और ऑब्सेशन पर हैरान रह जाते हैं। खैर, अब एडवर्ड अपने घर लौटता है जहाँ उसकी माँ उसे बैठाकर बताती है कि मैंने प्लांटेशन के लिए एक नई जगह ढूंढ ली है। हमारे पड़ोसी मिस्टर रॉक्स के पास 2000 एकड़ जमीन है। वो दिवालिया हो चुके हैं और अपनी लैंड को लीज पर देने के लिए किसी पार्टी की तलाश में हैं। इसलिए अगर हम उनसे डील कर लें तो सूजी और उसके ऑपरेशंस को यहाँ से हटा सकते हैं। अब एडवर्ड कहता है, मॉम, आपने तो इस बड़ी मुश्किल को चुटकियों में हल कर दिया। इसके बाद एडवर्ड तुरंत सूजी के पास जाता है और पूरी बात बताता है। तो सूजी उससे कहती है कि पहले मैं खुद मिस्टर रॉक्स से मिलूंगी, उनके नेचर और कंडीशन को समझूंगी, तभी कोई बड़ा फैसला लूंगी। तभी जैक कमरे में आता है जो एडवर्ड की कोशिशों से जेन्युइनली इम्प्रेस था। अब तक एडवर्ड ने अपनी जमीन खाली करवाने के लिए वो सब रिस्क भरे काम कर दिए हैं जो सूजी ने उससे करवाए थे। लेकिन क्या सूजी सच में एडवर्ड को आसानी से इस गेम से बाहर निकाल देगी या उसे अभी भी और पापड़ बेलने पड़ेंगे? दूसरी तरफ गैब्रिएला ने जिमी को बेवकूफ बनाकर उससे उसकी सबसे गुप्त जगह देख ली है, वही प्लांटेशन साइट जहां सूजी का काला धंधा चलता है। अब गैब्रिएला उस जानकारी का क्या करने वाली है, वो किसके लिए काम कर रही है और आगे क्या कांड होने वाला है, ये सब कुछ आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। इसके बाकी के एपिसोड्स मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक इस वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।